हेलो। देखिए प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में क्लास 10th में आप लोगों को लाइट के विषय में बताया गया था कि लाइट क्या चीज होता है, लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस बॉडीज क्या चीज होता है और प्रकाश की किरणें किस तरह चलती हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी बताया गया था, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना कहाँ करेंगे, कैसे होता है, इसके विषय में आप लोगों को जानना जरूरी है। तो उसके लिए अब देखेंगे कि उसके लिए आपको बताया गया था कि मिरर होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी समतल मिरर के लिए ही संभव था जिसमें प्रकाश की 100% पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाती थी। ठीक उसी प्रकार के बाद आपको थोड़ा सा कल बताया गया था जिसको बताया गया था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या चीज होता है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या चीज होता है, स्फेरिकल मिरर जिसे हम कहते हैं बच्चे गोलीय दर्पण। ओके, गोलीय दर्पण क्या चीज होता है। अभी ये गोलीय दर्पण मैंने बताया था किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिस पर पारा या चांदी से लेप लगाकर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे प्रकाश का 100% भाग रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है, उसी माध्यम में कर देता है। तो ऐसे ही स्थिति में स्फेरिकल मिरर होता है क्या, मैंने एक ऐसे गोल 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 सा ऐसे मैंने बनाया और इस गोल गोल सा से ही जैसा मेरा स्फेरिकल मिरर बनेगा। ओके, ऐसे ही स्थिति में यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा तो दिक्कत नहीं समझना, लेकिन यह समझ लेना कि बतिया वही है जो तुम समझना चाहते हो। तो ऐसे ही स्थिति में यह देखेंगे कि इस बीच में हमने काट कर निकाल दिया। जब काट कर निकाल दिया तो इस तरबूजे को मैंने अलगे रखा ताकि इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। पुनः इस तरबूजे को मैंने इधर रखा। अब मैंने आपको ये बताया था किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके एक तरफ कलई पेंट पॉलिश होता है। देखिए, अगर मान लेंगे कि ऐसे एक तरफ कलई पेंट पॉलिश ऐसे कर दिया जाता है, ओके, और इधर का पार्ट ऐसे कलई पेंट पॉलिश कर, एक तरफ तो चिकना होगा ही, जिसको क्या किया गया होगा कि एक मतलब पेंट कर दिया गया होगा, पेंट या पॉलिश कर दिया गया होगा। किसका पेंट और पॉलिश होगा, चांदी या पारा का लेप लगाकर उसमें आयरन ऑक्साइड का हमने लेप कर दिया है, जिससे 100% प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये बच्चे इसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। अब क्या होता है कि जिसका उभरा हुआ तल क्या होता है, चिकना होता है और दबे हुए तल से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इस ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, और ऐसा दर्पण जिसका दबा हुआ तल पेंट और पॉलिश होता है और उभरे हुए तल से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, तो ऐसे तल को, ऐसी स्थिति को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इसे हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण और इसे कहते हैं अवतल दर्पण। अब क्या चीज हो गया, उत्तल और अवतल दर्पण हो गया इसमें। अब इसके बाद इसके हम क्या करेंगे कि इसका अब ये जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर का जो छोटे छोटे से जो टॉपिक होते हैं, उन टॉपिकों के विषय में कैसे अब जानेंगे कि डिफिनेशन बिटवीन, या कह सकते हैं कि इसको कि पोल क्या चीज होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज होता है, रेडियस क्या चीज होता है। ठीक है, यानी ऐसे चीजों को आप थोड़ा थोड़ा इसको समझेंगे तो हम इसको अब मिटाते हैं। देखिए, अब तो हम आपको केवल कन्वेक्स और कनकेव मिरर के विषय मैंने समझाया। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा किसी दर्पण का, किसी गोलीय दर्पण का क्या करते हैं, एक डिफिनेशन होता है
उसके विषय में आप जानेंगे। जैसे मान लेंगे किसी गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर में कुछ छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, उसके विषय में आप जानेंगे। जैसे यह मानेंगे कि कंडीशन क्या होता है, जैसे कि पोल आ जाए, उसके बाद ऐसे स्थिति में आ जाता है वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता त्रिज्या क्या चीज होता है, और फोकस दूरी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ हो गया, फोकस दूरी हो गया, यानी इसका जो रेडियस होता है उसके विषय में जानेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस होता है, मुख्य अक्ष होता है, मुख्य फोकस होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ ऐसे, जिसे इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसके बाद इसकी वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, प्रिंसिपल अक्ष, इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये सब चीजें किसी स्फेरिकल मिरर में ही समझेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक हम मान लेंगे कि एक ऐसा अवतल दर्पण ले लेते हैं, यानी कि इसे हम कनकेव मिरर कहते हैं, और इसके बाहरी तल पर कलई, पेंट, पॉलिश वगैरह ऐसे होता है। जब किसी दर्पण पर इंसाइडेंट रेस को डाला जाता है तो वह रिफ्लेक्ट होकर किसी फोकल पॉइंट पर ही जाकर मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में यह देखेंगे, सबसे पहले पोल क्या चीज होता है, पोल के डिफिनेशन यानी ध्रुव, किसी दर्पण का ध्रुव क्या चीज होता है उसके विषय में जानेंगे। यानी यह कह सकते हैं कि किसी दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम उसका ध्रुव कहते हैं, जिस पर किसी दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम ध्रुव कहते हैं। इस पॉइंट को इस मान लेंगे कि इस दर्पण का मध्य बिंदु यह है, इसी को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं, जिसको हम पोल कहते हैं। अब इसके बाद वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या क्या चीज होती है, यानी जो दर्पण जिस पॉइंट से बनाया गया, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि दर्पण का वह बिंदु जिस पर वह दर्पण बनाया गया हो, वह जो बिंदु है तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या यह मान लेंगे कि इसको ऐसे यह मिलाकर ऐसे यह बनाया गया होगा, तो यह मेरा जो बिंदु होता है वक्रता त्रिज्या होती है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसे हम वक्रता त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम इसका क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। यानी और ऐसे स्थिति में इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब क्या चीज आता है, फोकस दूरी, यानी जिस पर प्रकाश की किरण क्या होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी ऐसी स्थिति में जब प्रकाश की किरण ऐसे इस पर पड़ती है तो पड़ने मान लेंगे कि यह प्रकाश की किरण है। अब यह इसकी इंसाइडेंट रेज इस पर गई, इसके मुख्य अक्ष के पैरेलल, और जब गई तो वह दर्पण के किसी बिंदु से ऐसे टकराकर ऐसे जाती है। तो जिस बिंदु पर यह टकराती है यही प्रिंसिपल फोकल कहलाता है, यानी फोकल पॉइंट होता है, प्रिंसिपल फोकस दूरी होता है। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ।
यानी यहां से यहां तक की दूरी, यानी इसको पूरे दूरी को हम कैपिटल आर, बड़का आर से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और यह जो एफ होता है, यहां से यहां तक की दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यानी यह दूरी फोकस दूरी और यह पूरा दूरी इसका वक्रता त्रिज्या कहलाता है। अब आते हैं कि थोड़ा सा टॉपिक इसमें आएंगे कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड कर्वेचर ऑफ रेडियस, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। ठीक है, इसके विषय में देखेंगे क्या चीज होता है कि इसका, देखिए दोनों टॉपिकों से आपको बताया जाएगा कि यह कैसे इसका संबंध होता है। तो मिटा दें इसको, चलिए ठीक है। ऐसे कहेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी यह कह सकते हैं कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्फेरिकल मिरर के लिए है, गोलीय दर्पण के लिए। देखिए स्फेरिकल मिरर आपको बताया गया कि दो पार्ट, दोनों चीजों से हमें देखेंगे कि रिलेशन एक ही होगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं किससे, सबसे पहले हम आ जाते हैं कनकेव मिरर से। हम आते हैं एक कनकेव मिरर मैंने लिया ऐसी स्थिति में, जिसका एक तरफ कलई पेंट पॉलिश होता है, एक तरफ चिकना होता है, दबा हुआ तल से यह क्या होता है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है। इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। इसका एक पॉइंट जिसे हम पी कहते हैं, ध्रुव पी कहते हैं, इसका वक्रता केंद्र मान लेंगे कि यह क्या है, सी है। ध्रुव सी और पी को मिलाने वाली रेखा को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब क्या चीज है कि मैंने यह बताया कि एक मान लेंगे कि ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से जो इनसाइडेंट रेज ऐसे पड़ रही हैं, और पढ़ने के बाद इसकी जो मुख्य फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, इससे यह क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं ऐसे। और इसके जो एक बिंदु होता है जिसे नॉर्मल बिंदु, से हम क्या कहते हैं बच्चे, मैंने बताया था प्रकाश के परावर्तन में जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम से टकराकर, तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो यह इसी माध्यम में था और इसी माध्यम में वापस आ गया। तो ये इसमें एक हम ऐसे क्या करेंगे कि एक अभिलंब बनाएंगे, ऐसे अभिलंब मान लेंगे, मान नहीं लेंगे कि वह होता ही है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, यानी इसे हम अभिलंब क्या कहते हैं, अभिलंब। क्योंकि उसके पीरियड में मैंने जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहा था, तो उस पीरियड में आपको किस तरह का कंडीशन बनाया था, इसमें ये जो इनसाइडेंट रेज पड़ती थी और यह रिफ्लेक्टेड रेज जाती थी, और यह अभिलंब कहलाता था, यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, ठीक इसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यह मेरा अभिलंब हो गया। ओके, ऐसी स्थिति में इसका हम नाम रख देंगे, मान लेंगे इसका मान f है और इसका मान p है, इसका मान लेंगे s है। ओके, अगर हम मान लें कि यह एंगल ऑफ 1 और यह एंगल ऑफ 2 है और यह मान लेंगे एंगल ऑफ 3 है। ओके, हम क्या करें,
हमको मालूम है कि ऐसे, अब इसको साथ जब हम इसको प्रूव करते हैं, जब इसको हम प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हम मानेंगे कि ये एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। कैसे बराबर होगा बच्चे? क्योंकि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह परावर्तन के नियम से बताया गया था। आपतन कोण I बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण R के, यह बताया गया था। ऐसे स्थिति में अब क्या करेंगे, यानी यह देखेंगे PS तथा CP पैरेलल हैं। PS तथा यानी PS पैरेलल है, PS पैरेलल है किसके? CP के। क्यों पैरेलल है? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर ही कोई इंसाइडेंट रेज पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जिसको अब यह CS, जिसको CS तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, जब यह काटती है तो इसके एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जहां जेड की आकृति बन गई वह एकांतर कोण कहला गया। यानी एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। यह कैसे बराबर होगा? एकांतर कोण से। जब एकांतर कोण से बराबर है, यह इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। जब देख रहे हैं इसके दोनों के, जब इसके मम्मी बराबर है तो इसके पापा को भी बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आ जाएंगे। जब आएंगे तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन नंबर 2 यानी एंगल ऑफ 3 हो जाएगा। अब समान भुजाएं समान कोणांतरित करती हैं, ये तो मालूम है आप लोगों को। तो ऐसी स्थिति में अब एक चीज और जानना जरूरी होगा, एंगल 2, एंगल 2 के सामने की भुजा है CF। क्या है? CF। एंगल 3 के सामने की भुजा है FS। FS यानी ऐसे यहां लिखेंगे समान भुजाएं समान कोण अंतरित करती हैं, कोण अंतरित करती हैं। अब देखिए, क्योंकि यह दर्पण की वक्रता त्रिज्या अधिक है, यानी वक्रता त्रिज्या अधिक के लिए ही संभव है। मान लेंगे कि यह जो यस बिंदु है वह P बिंदु के बिल्कुल समीप है। ऐसे लिखेंगे वक्रता त्रिज्या अधिक होने से, यह लिखेंगे यहां दर्पण की वक्रता त्रिज्या अधिक है और अधिक वाले के लिए संभव है। इसलिए ऐसे यह लिखेंगे कि यह मेरा जो मान है यस P के समीप है, यस P के समीप है। अतः हम यह कह सकते हैं क्या कि FS बराबर है किसके? FP के। इस प्रकार हम यह लिख लेंगे, यह CF बराबर हम क्या कर सकते हैं, यह समीकरण नंबर 3 होगा और यह लिख लेंगे समीकरण नंबर 4। ऐसे लिख लेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम रखेंगे तो ये मेरा कंडीशन क्या बनाएगा कि C हम क्या रखेंगे, जहां मेरा CF और FS है तो हम क्या करेंगे, CF हम कर लेंगे और FS के जगह पर हम क्या लिख लेंगे, PF या FP। इसी चीज को हमको प्रदर्शित करना था। अब पुनः हम क्या करेंगे, हमको मालूम है कि वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी मेरा क्या कहलाती है, कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा स्मॉल f कहलाती है। तो अतः हम ऐसे लिखेंगे क्या, यानी कि CP बराबर CF प्लस FP, CF प्लस FP, यानी कि CF यह मेरा CF है, CF के जगह पर मैंने क्या लाया है, FP,
और यह मेरा एफ पी है। सीपी को सीपी रहने देंगे, एफ पी जोड़ेंगे 2FP हो जाएगा। सीपी के जगह पर हम क्या लिख लेंगे, सीपी के जगह पर कैपिटल आर, और इसके जगह पर हम लिखेंगे 2FP के जगह पर क्या हो जाएगा मेरा एफ। ठीक है, यानी कि ऐसे स्थिति में यह मेरा एफ हो गया। अब ऐसे लिखेंगे एफ बराबर R/2, यानी यह सिद्ध करता है कि किसी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है। ठीक है, तो ठीक है, अब इसी प्रकार हम आएंगे, इसी प्रकार हम किसी कन्वेक्स मिरर के लिए आएंगे, या कनकेव मिरर के लिए है, इसी प्रकार हम कन्वेक्स मिरर के लिए, वो भी यही रिजल्ट आएगा। इसलिए लोग एक समझेंगे तब भी सही होगा। इसके लिए भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं समय की अभावता के नाते। ऐसे या मान लेंगे कि यह मेरा ऐसे दबा हुआ था, इसमें क्या होता है, कलई पेंट पॉलिश होता है, और इसमें इसका ध्रुव P होता है, और इसमें इसका जो ये जो एरिया होता है, यह मेरा मान लेंगे F है, और यह मेरा मान लेंगे C है। अब इंसाइडेंट रेज ऐसे पड़ती है, और पढ़ने के बाद इस मुख्य फोकस से ऐसे रिटर्न, ऐसे मुख्य फोकस, यानी इसको यहाँ पढ़ने के बाद यह यहाँ नहीं जाती है, यह प्रकाश की किरणों को ऐसे क्या करती है, फैलाती है, ऐसे इधर भागती है प्रकाश की किरण। ठीक है, लेकिन इसको हम पीछे की ओर, ऐसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और एक ऐसी स्थिति में, और यह वक्रता केंद्र से हम इसकी अभिलंब ऐसे खींचते हैं, ऐसे इसकी अभिलंब हम ऐसे खींचेंगे तो यह कंडीशन बना लेगा। अब इसमें एंगल 1 और एंगल 2 अपने मानने के ऊपर मानेंगे, और यह मान लेंगे 3 है, और यह मान लेंगे 4 है। हमको ये थोड़ा सा जल्दी से हम बताते हैं आपको, इसको भी प्रूव करना होगा, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि मान लेंगे आपको मालूम है एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर है किसके, परावर्तन कोण के, क्योंकि अभी बताया गया था आप लोगों को। अब ये एंगल, अब ऐसी स्थिति में यह जो एंगल 2 है एंगल 3 के बराबर होगा, और एंगल ये जो एंगल 2 है वह बराबर होगा किसके, या एंगल 3 कह सकते हैं बराबर होगा एंगल 2 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जहां ऐसे आकृति, यह जेड की आकृति, ऐसे आकृति जहां बनती है वह शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, इसलिए इसे हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण से यह बराबर है। अब यह इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों के पापा बराबर है, किसके मम्मी को बराबर कर लेंगे। ऐसे स्थिति में लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब इससे आएंगे तो ये मेरा मान क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको हम 3rd मान लेंगे। पुनः एक कदम और चलेंगे, वह कदम क्या होगा, हमको मालूम है, इसका नाम रख देंगे, इसका मान लेंगे कि यह C है, या मान लेंगे L है, कोई भी अपने मन से जौन तुम्हारा मनवा करे वही मान लो, और इसको मान लो कि S है, मान लेंगे CS पैरेलल किसके है, LC के। CS पैरेलल है, CS पैरेलल है, या मान लेंगे L मानना सही नहीं है, इसलिए इसको हम मान लेंगे Q मान लेंगे, या QC के। यह जब पैरेलल है तो इसके संगत कोण भी तो बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार यह जो कोण बना है, यह वाला, यह कोण बराबर होगा इसको, क्योंकि इसको आगे की ओर बढ़ाया जाएगा तो ऑलरेडी असंगत कोण, ऐसे ऐसे और ऐसे, जौन कोणवा है वही कोणवा ये हो है। समझ में आता है। तो देखो ऐसे स्थिति में इसको हम लिखेंगे क्या, एंगल ये जो मान है ऐसे हम लिखेंगे एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 4 के। किससे बराबर होगा, संगत कोण से। जब यह बराबर हो गया तो कहानी आ गई। इसको भी हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और 4 का यह लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो यह राइट हैंड भी बराबर हो जाएगा। ऐसे लिख लेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से जब आएंगे तो यह एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के।
एंगल 3 बराबर हो जाएगा जब एंगल 4 के, तो हमको मालूम है कि समान भुजाएं समान कोणांतरित करती हैं, इसलिए एंगल 3 के सामने की भुजा FC बराबर होगा एंगल 4 के सामने की भुजा किसके, FS के। ऐसे लिख लेंगे कि FS बराबर होगा किसके, FT के, क्योंकि यह दर्पण का द्वारा बिल्कुल छोटा है और यह वक्रता त्रिज्या अधिक बड़ा है। केवल अधिक वक्रता त्रिज्या के लिए यह संभव है, नहीं तो नहीं संभव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में FS हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम ऐसे लिख लेंगे कि यह मेरा जो मान है FC बराबर हो गया किसके, FC बराबर मेरा किसके बन जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा था एंगल 3 के सामने FC और एंगल 4 के सामने FS, तो FS की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, अब FT। ये संबंध जानना बहुत जरूरी था। इसी संबंध पर आधारित हमको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक बड़का यार और यहाँ से यहाँ तक ले छोटका यार, इसी में संबंध दर्शा देना है। ऐसे यह कह सकते हैं कि PC बराबर PF प्लस FC, यानी ऐसी स्थिति में यहाँ जगह की अभावता के नाते यहाँ पर मैं आपको बताता हूं, ऐसे यह कह सकते हैं कि PC बराबर होगा PF प्लस FC, यानी कि PF के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, PF तो मेरा PF ही रहेगा और FC के जगह पर PF रख सकते हैं, क्योंकि मैंने यह प्रूफ किया है। और इसी प्रूफ के लिए तो इतना बड़ा प्रोग्राम मैंने बनाया है। यह PC यानी PC इसके लिए लिखेंगे 2PF और PC बराबर क्या होगा, PC यहां से यहां ले बड़का यार और यह 2 हो जाएगा और PF के जगह पर मेरा स्मॉल f। वही संबंध यह भी दर्शा दिया, यानी F बराबर ये मेरा R/2, जो यहाँ मेरा संबंध आया था कनकेव मिरर से, वही मेरा कॉन्वेक्स मिरर से आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। यह आने वाले अन्य कक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है, आज का टॉपिक यही होगा, पुनः आपको अगले टर्म पर मिलेंगे। 1 मिनट देते हम लिख लेंगे बच्चे, 1 मिनट सिर्फ, ताकि बच्चे लिख लेंगे। चलिए ठीक है, पुनः इसके बाद आप लोगों को हम बताएंगे कि इसका न्यूमेरिकल वक्रता त्रिज्या से किस प्रकार इमेज बनता है, यानी किसी हो गया